हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा डिटेल के साथ और रिवीजन पॉइंट के साथ आपको बताया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के क्विकली रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉलीवुड रिपोर्टर्स के अनुसार ग्रैमी अवार्ड्स में 3 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। सर्वश्रेष्ठ अफ्रीकी संगीत प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ पॉप नृत्य रिकॉर्डिंग और सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक जैज एल्बम। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश इस बार टॉप पर रहा है। और आईआईटी मद्रास ने अभी स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है। जून 2023 में एशिया प्रशांत पर्यवेक्षक निदेशों का 25वां सीसैन सम्मेलन मुंबई में हुआ और वारकरी समुदाय 22 दिनों तक पालकी उत्सव मनाता है। ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल में गैबॉन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। और प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत रैंकिंग में अभी जम्मू जो है ये टॉप पर रहा है। और हाइब्रिड मॉडल के आधार पर पाकिस्तान और श्रीलंका में दोनों जगहों पर एशिया कप खेले जाएंगे इस बार। अभी आयुष मंत्रालय ने ऑफिस में योग करने के लिए वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर अभियान शुरू किया है। अब ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर दोस्तों चुना गया है किसे? मोगा को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो, सवज जो है ये 36वें राष्ट्रीय खेल का 36वें राष्ट्रीय खेलों का ये था शुभंकर, ठीक है ना। और फ्रेजियन कैप जो है ये जो ओलंपिक होने वाला है ना, ओलंपिक होने वाला है 33वां ओलंपिक, पेरिस में होगा 33वां ओलंपिक, और उसके लिए इसे चुना गया है, ठीक है। जीतू को अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था उसके लिए चुना गया था इसे। और मोगा को चुना गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए। शुभंकर बड़ा पूछा जाता है, याद रखना, मस्कट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 37वां नेशनल गेम क्योंकि गोवा में होने वाला है, तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने अभी ऑफिशियली इसका अनावरण किया हुआ है। तो कुल 43 प्रकार के खेल इस बार इसमें खेले जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये मस्कट अभी लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें इस बार गतका नाम का एक नया खेल जुड़ेगा। याद रखना, अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, इसमें रोइंग नाम का एक नया खेल शामिल हुआ था। और यहाँ पर देखो गतका नाम का मार्शल आर्ट जो कि पंजाब का मार्शल आर्ट होता है वो इस बार इसमें शामिल होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था आपको, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम और एक होता है राष्ट्रीय खेल। तो जो राष्ट्रीय खेल होता है ये भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है। ये पीटी ऊषा जिसकी अध्यक्षता कर रही हैं, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है ये खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इसमें युवा रहते हैं, ठीक है ना, खास करके युवाओं के लिए ही होता है ये। जबकि राष्ट्रीय खेलों में उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किसे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? बहुत बड़ा पद होता है और इसके नए प्रमुख अब हो गए हैं दोस्तों रवि सिन्हा। आईपीएस रवि सिन्हा अब रॉ के नए प्रमुख होंगे, नए चीफ होंगे। यहाँ पर देखिए द इंडियन इकोनॉमिक्स का ये आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया नेम्स रवि सिन्हा एज द नेक्स्ट रॉ चीफ। किसकी जगह पर आए हैं? ये सामंत कुमार गोयल जी की जगह पर आए हुए हैं, ठीक है। तो इनका टेन्योर क्योंकि एंड हो रहा है 30 जून को, तो इनके बाद अब ये बनेंगे। क्लियर है ना, रवि सिन्हा। तो कैबिनेट सचिवालय के पद पर अभी ये विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अब ये रॉ के चीफ होंगे। रॉ की स्थापना दोस्तों हुई थी 1968 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला, संस्कृति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो देखो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जीता है गीता प्रेस गोरखपुर ने। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इस बार 2021 के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो आप कंफ्यूज रहोगे और आप पिछले विजेताओं का नाम बता दोगे। लेकिन ध्यान रखना 2023 में 2021 के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। गीता प्रेस गोरखपुर आप जानते हो बहुत ही पुराना ये प्रेस है और आप अगर रामायण या
फिर रामचरितमानस वगैरह की किताब देखे होगे या हनुमान चालीसा वगैरह की ही किताब देखे होगे, तो उसमें देखे होगे कि वो जो किताब की जो प्रिंटिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, वो गीता प्रेस गोरखपुर से हुई रहती है मैक्सिमम उसमें। ठीक है, तो ये बहुत पुराना ये प्रेस है। तो फिलहाल इसको 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1995 में करी गई थी भारत सरकार के द्वारा ही, जब 1995 में महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती थी ना, उसी अवसर पर शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा गांधी जी की कौन सी भी जयंती पर गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना 125वीं जयंती पर। ठीक है, आगे, भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो भारत ने अभी हाल ही में लेबनान को हरा करके दोस्तों इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। सबसे पहला एक पॉइंट जो बनता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित ये गेम है, और भारत ने अभी लेबनान को हरा करके इसे जीता हुआ है। देखो यहाँ पर भारत चैंपियन है, तो भारत ने इसे जीता है। अच्छा, एक चीज और, लेबनान को 2-0 से हराया गया है। ठीक है, इस कप में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में फाइनल मैच हुआ, और 4 देशों का ये टूर्नामेंट होता है, और इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। अभी फुटबॉल की एक रैंकिंग आई थी, फीफा फुटबॉल रैंकिंग, तो फीफा रैंकिंग जो आई थी उसमें भारत 101वें स्थान पर है। 101वें स्थान पर है। टॉप पर कौन था? अर्जेंटीना। और सेकंड पर कौन रहा? फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। क्लियर है ना? अर्जेंटीना के कौन है कप्तान? कप्तान थे मतलब लियोनेल मेसी। अब वो इस्तीफा देंगे, ठीक है, मतलब संन्यास लेंगे। अगला, वर्ष 2022-23 में नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन यानी NCTTA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों वो बन गए हैं कौन? मुदित दानी। यहाँ पर देखिए आर्टिकल, मुदित दानी जो है ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू बैग NCTTA मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, ये जीतने वाले। NCTTA का मतलब होता है नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन। ये USA टेबल टेनिस का ही एक मेंबर आता है, उसी के तहत आता है। और USA और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में जो बेस्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष एथलीट होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मुदित दानी जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे टॉप भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है? तो देखो रॉयटर्स की एक अभी रैंकिंग आई है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के मामले में। इसमें बताया है कि भारत में DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों जो है ना सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान है। सोचो, ऑल इंडिया रेडियो और DD इंडिया। ठीक है, सुनते हो कभी आप? चलो, तो यहाँ पर देखो आर्टिकल, DD इंडिया और AIR जो है ये मोस्ट ट्रस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एज ए पर राउटर्स रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें पूरी लिस्ट भी इन्होंने बाकायदे दी हुई है। यहाँ पर देखो BBC न्यूज भी है, इसमें CNN न्यूज 18 भी है, DD इंडिया भी है। ओके, ऑल इंडिया रेडियो की आप देखते होंगे अक्सर मैं आर्टिकल्स लिया करता हूँ, मैक्सिमम ऑल इंडिया रेडियो के ही आर्टिकल्स रहा करते हैं। ठीक है, द हिंदू भी देखो इस लिस्ट में है, स्क्रॉल भी है, रिपब्लिक भी है, NDT भी है, इंडिया टुडे भी है। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, ये सब के आर्टिकल्स मैं आपके सामने लिया करता रहता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट की बात आ रही है, तो आप लोग एक चीज जरूर ध्यान रखना, 161वें स्थान पर हैं हम लोग इस समय प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर है भारत। याद रखना, बहुत बुरी रैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सात्रिया-1 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के लिए सात्रिया-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, संचार उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, सैटेलाइट टू बूस्ट इंडोनेशिया इंटरनेट कवरेज। ये इंडोनेशिया में इंटरनेट कवरेज को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नाम है इसका सात्रिया-1। देखो सात्रिया-1 एक्चुअली में सात्रिया का मतलब होता है इंडोनेशियाई गणराज्य के उपग्रह, ये इंडोनेशियाई अर्थ होता है उसका। तो अभी स्पेस एक्स ने इसे लॉन्च किया है अपने फाल्कन 9 रॉकेट से। फ्लोरिडा में कैप कैर्नवाल स्पेस फोर्स स्टेशन से इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, एक चीज और, स्पेस एक्स केवल इसे लॉन्च किया है, ठीक है ना, लेकिन इसको पूरी तरीके से ऑपरेट कौन करेगा? इंडोनेशिया की कंपनी PSN। स्पेस एक्स मैंने आपको जैसे बताया आज के टाइम पर कॉमर्शियली ये दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रही है,
स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है और इसका ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है ये सबसे यूनिक रॉकेट है। ये रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब जाता है सैटेलाइट को छोड़ता है उसके बाद फिर आता है, फिर से यूज के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये कॉमर्शियली लॉन्च करता है सैटेलाइट दुनिया भर के देशों का और बहुत ही कम दाम में। और यही वजह है कि आप अक्सर देखते रहते हो कि स्पेस एक्स के द्वारा ही सैटेलाइट्स अन्य देशों की लॉन्च की जा रही हैं। हालांकि इसरो भी इसके लिए अब काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसरो ने भी SLV बना लिया है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिया है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही कम लागत में बहुत ही छोटे छोटे सैटेलाइट्स को आसानी से लॉन्च किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन के लिए कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आदित्य L1 मिशन इसी साल में अगस्त तक लॉन्च होने वाला है, तो अब आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। कभी टेलीस्कोप, कभी इसकी लॉन्चिंग को लेकर के, कभी कुछ तो कभी कुछ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप इसको एक साथ कनेक्ट करते जाना आगे, ठीक है, जैसे जैसे होगा। तो आदित्य L1 मिशन जो है ये एक सौर मिशन है, यानी कि सोलर मिशन है इसरो का, और इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंडियन साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप बनाया है। उस टेलीस्कोप का नाम है सूट। क्या नाम है? सूट। यहां पर देखिए, इंप्रेसिव, पुणे साइंटिस्ट डिलीवर स्पेशल टेलीस्कोप फॉर इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। ये बहुत ही यूनिक टेलीस्कोप है, बहुत ही एडवांस है और इसे बताया जा रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ये अद्वितीय है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है ये, सूट नाम से। ठीक है, इसको बनाया किसने? इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यानी IUCAA पुणे के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है? अच्छा, जब भी टेलीस्कोप की बात आए तो याद रखना, सबसे बड़ा, सबसे समझ लो कि विशाल का या कहे सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप कौन है? तो नासा का है जेम्स वेब। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है नासा का, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन जो है ये इसी के साथ एकीकृत किया जाएगा और अगस्त में ये लॉन्च किया जाएगा। जो सन को स्टडी करने के लिए जाएगा उसकी बाहरी परत कोरोना के लिए जाएगा, कोरोना को स्टडी करेगा। ठीक है, आदित्य जो है ये सूर्य की पर्यायवाची होती है, तो आदित्य L1 मिशन इसका नाम है, याद रखना। अगला, कनाडाई ग्रां प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो देखो, कनेडियन ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 रेस जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन इस साल फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक 8 रेस हुई हैं और 8 रेस में बंदा अकेले 6 रेस जीत चुका है। 8 में से 6 रेस यही जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये, रेडबुल के खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नीदरलैंड के रहने वाले हैं, पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, इस बार और एक चीज हुआ, देखो रेडबुल जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल रेडबुल की यही खिलाड़ी हैं, और भी खिलाड़ी हैं, रेडबुल के सर्जियो पेरेज भी हैं। ठीक है, तो रेडबुल ने अपना 100वां जीत जो है ये कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 100वीं जीत रेडबुल कंपनी के हुए हैं। और एक इंटरेस्टिंग और फैक्ट बताऊं, मर्सिडीज के एक हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना, लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और 2 सालों से पता नहीं क्या हो गया, नहीं जीत पा रहे हैं। ये अकेले 100 से ज्यादा रेस जीत चुके हैं, मतलब ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अकेले 100 से ज्यादा रेस जीत चुके हैं। यहाँ पर वो कंपनी जो है वो अभी जाकर के 100 रेस अपनी कंप्लीट की हुई है। ठीक है, यहाँ पर अकेला बंदा ही ये 100 से ज्यादा रेस कंप्लीट कर चुका है। फिलहाल मैक्स वर्स्टैपेन की बात करेंगे कि अभी तक और कौन कौन सी जीत चुके हैं ये। तो अभी तक ये बहरीन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री, मियामी ग्रां प्री, मोनाको ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री और कैनेडियन ग्रां प्री ये जीत चुके हैं। इनके अलावा जो बाकी 2 रेस जीते हैं वो भी रेडबुल के ही खिलाड़ी जीते हैं, सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री। तो इस बार एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि 8 रेस अभी तक हुई हैं और 8 में से 8 की 8 टोटल रेडबुल के खाते में गई हैं। ठीक है, रेडबुल कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया? तो गृह ज्योति योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की ये एक योजना इस प्रकार से है कि हाउस लोन वगैरह देगी और सभी को आवास सुनिश्चित करेगी। अभी आपको याद हो मोघर योजना, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, उनका भी यही उद्देश्य था, सभी को आवास मिले। ऐसे ही कर्नाटक सरकार ने भी एक योजना शुरू की है, गृह ज्योति योजना। इसका भी यही उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग के जितने भी परिवार हैं सभी को किफायती दरों पर आवास प्रदान किया जाए। जिनको हाउस लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, उनको होम लोन प्रोवाइड किया जाए बहुत ही किफायती इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करने का लक्ष्य ये बनाए हैं अगले 5 वर्षों में।
आपको पता होगा कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ था और वहां पर सिद्धरामैया जो हैं ये नए मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं ये, और ये नए सीएम है वहां के। बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक, आपको मैप में यहाँ पर दिखेगा। ये अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर किया करता है। अच्छा, बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति स्थापित की गई है जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जा रहा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, ठीक है। ये 108 फीट ऊंची मूर्ति है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। थावरचंद गहलोत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कि बहुत पूछा जाता है। नागरहोल नेशनल पार्क भी है, ये भी पूछा जाता है। कर्नाटक का यक्षगान तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा ही ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कर्नाटक का यक्षगान। तो ये तो थी दोस्तों आज की करंट अफेयर। अच्छा, एक जरूरी बात और, मंथली करंट अफेयर का ये जो 15 दिनों का वीडियो आता था वो इस बार नहीं आ पाया है अभी तक। कारण ये था कि मैं बीच में घर चला गया था, लेकिन आज वीडियो अपलोड हो जाएगी तो बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। आज वीडियो आ जाएगी तो उसको आप देख सकते हो और रिवीजन 15 दिनों का कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ई बुक वगैरह भी लेना है तो आप MGT ऐप पर जाकर ले सकते हैं। हम लोग पहुंचते हैं अपने सेगमेंट पर। अगले डेट 35 है, मार्च में पहुंच गए हैं हम लोग, रिवीजन करेंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया था। TCS के नए CEO के कृतिवासन हो गए हैं। भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं संपन्न रमेश सोलार। इसके अलावा शक्तिकांत दास जो हैं ये गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाए हैं। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। भारत और श्रीलंका ने अभी हाल ही में जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को मनाया जाता है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश की GDP ग्रोथ रेट होगी 6%। आगे है स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दक्षिण एशिया में, ये रिपीट हो गया लग रहा है, ये पेज ही पूरा रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आज 10 ही करते हैं रिवीजन, ठीक है। ये पेज जो है पूरा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। पहुंचते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस पर। आज 10 ही रिवीजन किए हैं, कल फिर से 20 करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका में पड़ता है। गोबी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा है। कालाहारी मरुस्थल ये भी अफ्रीका का है। थार का मरुस्थल ये राजस्थान में है। उत्तराखंड को 2000 में, सन 2000 में 13 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। पहले उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था। आज आपको क्या बताना है? लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसके अलावा एशिया कप 2022 जो है वो किस देश ने जीता था? 2022 की बात हो रही है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज PDF आपको MGT ऐप पर मिलेगी, हमारे कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह भी मिलेंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।